नमस्कार, मैं मनोज स्वराज। पेंशनर्स, आज हम बात करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। बहुत जगह दावा किया जा रहा है कि 99% काम हो गया है और 1% काम रह गया है। बहुत जगह ये दावा किया जा रहा है कि भाई मीटिंग होने वाली है, मीटिंग के बाद कुछ फैसला आ जाएगा। तो आखिर ये सब चीज़ क्या है और क्या अब तक का हमारा रिजल्ट रहा है। दूसरा ये कि बंगाल चुनाव भी आने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। बंगाल चुनाव के अंदर जो सेकंड फेज का इलेक्शन आ रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या हम करें। बहुत जगह से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, वो महाराष्ट्र से फ़ोन आया, गुजरात से फ़ोन आया, कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से फ़ोन आया कि मनोज भाई एक वीडियो तो बना दो, कम से कम पता तो चले कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि बहुत सारी खबरें फिर उड़ने लगी हैं और खबरों पर जब उड़ती हैं तो लोग मुझसे स्पष्टीकरण मांगते हैं। और अब तो ये हो गया है कि लोग किसी की भी बात सुन लें, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आकर बोल देंगे ना, तब भी लोगों को भरोसा नहीं होगा। इस तरह का माहौल हो गया है देश के अंदर, क्योंकि ये यूट्यूबर्स ने जिस तरह से वीडियो बनाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने आवाज़ को मोल्ड किया है, तस्वीरें लगा के बनाई है, इस तरह से लोगों का एकदम भरोसा उठ गया है। क्योंकि कभी आ जाता है कि नरेंद्र मोदी जी खुद अनाउंस करवा देते हैं कि भाई पेंशन बढ़ गई, कभी कुछ किसी और से अनाउंस करवा देते हैं पेंशन बढ़ गई। लेकिन मोटी बात ये है कि क्या पेंशन बढ़ गई है या पेंशन बढ़ने की कोई खबर आ रही है, 99% की बात क्या है, 1% की बात क्या है, ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। और बंगाल चुनाव पर भी हम बहुत सारी बात करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि आपको बात करके थोड़ा सा आपको मेरी बात सुन के थोड़ी तसल्ली मिलती है, इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मनोज जब वीडियो कुछ बताने को नहीं है तो वीडियो क्यों बनाते हो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बताने को तो बहुत कुछ है, आप बार बार अगर क्लेरिफिकेशन देते रहते हो, बार बार अगर हमें सच्चाई से अवगत कराते रहते हो, तो ये काम निरंतर चलते रहना चाहिए और वीडियो आपकी बनती रहनी चाहिए। देखिए, वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ, लगातार अन्य विषयों पे बना रहा हूँ, पेंशन से जुड़े हुए विषयों पर भी बना रहा हूँ, मैंने मणिपुर पर भी वीडियो बनाई, मैंने मजदूरों पर वीडियो बनाई, मैंने आंगनवाड़ी पर वीडियो बनाई और आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया। अपने मन में जो विचार आते हैं उन पर मैं वीडियो बनाता हूँ और जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मैं रखता हूँ आपके सामने। कुछ लोगों को अच्छी लगती होगी, कुछ लोगों को बुरी लगती होगी। ज़्यादातर लोग कहते हैं भाई अपने अपने टॉपिक पे देखनी है वीडियो, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो समग्र दृष्टि से देखता हूँ। पेंशनर को मैं कोर में रखता हूँ, लेकिन उसके साथ जो भी मुद्दे मुझे लगते हैं तो मेरा जो चैनल है या मेरा जो आवाज़ है वो उठनी चाहिए। एक आम आदमी की तरह मैं सोचता हूँ, या मेरा विचार क्या है ये भी पता होना चाहिए। इसलिए अलग अलग मुद्दों पर जब मुझे बनानी होती है वीडियो तो मैं बनाता हूँ। पेंशन वाली वीडियो की हम बात करें तो पेंशन पर लगातार जो खबरें आ रही है कि 99% काम हो गया है, 1% काम रह गया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं नेताओं के जरिए। तो उस दावों की भी आप लोग पड़ताल कर ही लो, आप खुद ही जवाब दे दोगे। कमेंट में लिख के बता देना कि 99% और 1% का क्या चक्कर है। इन सब विषयों पे बात करेंगे और बंगाल चुनाव पर भी बात करेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। पहले तो यही ताल ठोकने वाली बात कर लेते हैं। कभी ताल ठोक दी जाती है कि 99% काम हो गया। अभी रिसेंटली ताल ठोकी गई है कि 99% काम हो गया, बस 1% काम रह गया है। इससे पहले ताल ठोक दी गई कि बस इस वाले फेज में हो जाएगा काम। उससे पहले ताल ठोक दी गई कि भाई वित्त मंत्री से बात हो गई है। उससे पहले ताल ठोक दी गई कि श्रम मंत्री से बात हो गई। उससे पहले ताल ठोक दी गई कि प्रधानमंत्री से बात हो गई है। उससे पहले ताल ठोक दी गई कि हमारे सांसदों ने इतना मुद्दा उठा दिया है। तो ये ताले ठोकने से बेहतर है कि इतना एग्जैजरेट होकर आप ना दावा करें कि बाद में आपको झूठ मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। वादा करिए, ये बोलिए हम आपका काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये दावा ठोक देते हैं आपके 99, और बहुत सारे लोग ये दावा सुनना भी चाहते हैं, उनको लगता है कि कोई श्योर शॉर्ट डेट दे दो। मेरे पास ही डेट नहीं है और मैं आपको कैसे श्योर शॉर्ट डेट दे दूंगा। लेकिन जो डेट देते हैं वो फंसते हैं। तो भाई अपना फेस भी तो बचाना पड़ता है, अपनी इज्जत भी तो बचानी पड़ती है, अपनी कथनी और करनी का अंतर भी तो बताना पड़ता है। अब मैं बराबर लोग झूठ बोल जाएंगे तो अगली बार कितनी बार बोलोगे झूठ। अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, आप परसेप्शन मत बताइए, आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है काम होने की, तब आप कहो कि 99% काम हो गया है, 1% हो गया। 99% क्या होता है भाई? 99, एक आदमी 99% सच बोलता है, 1% झूठ बोलता है। क्या मतलब है इसका? झूठा तो झूठा है, सच्चा तो सच्चा है।
तो 99% कुछ नहीं होता, 99% सब्जी बन गई है तो क्या मिलने लगी? 99% काम हो गया तो क्या 99% ही पेंशन बढ़ी हुई मिलने लगी? 99% लगभग मान लो 7,000 के करीब हो जाएगी, 7,500 से थोड़ा कम 7,500 हो जाएगी, तो क्या 7,000 मिलने लगी? तो फिर कैसे हो गया 99% काम? 99% काम और 1% काम भ्रम में डालने वाली स्ट्रेटजी है कि लगातार वोटिंग आ रही है ये पास में पश्चिम बंगाल की, तो इसमें कहीं पेंशनर अपना गुस्सा ना दिखा दे। और एक बात तो बता दूं कि पेंशनर को अपना गुस्सा दिखाना पड़ेगा और ठंडे दिमाग से वोट करना पड़ेगा, और वो वोट किसको करना है ये आपकी मर्जी है। आप चाहे सत्ता पक्ष को करें, आप चाहे विपक्ष को करें, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि आप नोटा को करें। 29 तारीख को वेस्ट बंगाल में वोटिंग है दूसरे फेज की, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई इतना वोट हुआ है 92%, तो इसमें पेंशनर का हिस्सा कितना है? क्या हम 3 से 5% जा पाएंगे? क्या हम इतना हिस्सा बना पाएंगे जिससे कि हम भी कह सकें कि हाँ हमारी भी बात सुनी जाए? जब इतने लोग जाकर वोट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जाकर वोट करे होंगे हिंदुत्व के लिए, बहुत सारे लोग जाके वोट करे होंगे सेकुलरिज्म के लिए, बहुत सारे वोट जाके करे होंगे ममता के लिए, बहुत सारे वोट जाके करे होंगे मोदी के लिए, लेकिन क्या पेंशन के मुद्दे के लिए भी लोगों ने वोट किया? ये मैं देखना चाहता हूँ, और ये मैं देखना नहीं चाहता, ये हम सबको देखना होगा अपने गरेबान में। आप कलकत्ता से हैं, आप वेस्ट बंगाल से हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने आप को दिखाओ कि आपको, लोग तो कहते हैं वेस्ट बंगाल में बहुत सारे पेंशनर हैं, तो अगर पेंशनर को पेंशनर चाहिए तो अपने मुद्दे पे तो वोट करना ही पड़ेगा, ये तो उनकी खुद की जिम्मेवारी है। मैंने कोई जिम्मेवारी नहीं ली। बहुत सारे लोग ठेका उठाते हैं कि भाई हम कर देंगे, हम दिला देंगे तुम्हें पेंशन। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने पाप खुद से धोने पड़ते हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, अपना काम खुद करना पड़ता है, और आपका काम आपके वोट से हो सकता है। अगर वेस्ट बंगाल के सारे वोटर खड़े हो जाएं और जाकर अपनी असहमति दिखा दें, वोट तो दें लेकिन जाकर अपनी असहमति दिखा दें कि भाई हम आपके जो राजनीतिक एजेंडा हैं, जो ये आप लगातार दोनों पार्टी में चल रहा है कि वो एक तरफ नागनाथ एक तरफ सांपनाथ, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमें गलत बोल दिया, दूसरा कह रहा है हमें गलत बोल दिया, या फिर हमारा एजेंडा ले लो तुम्हारा एजेंडा ले लो, तो पेंशनर का एजेंडा कौन सुनाएगा? कोई पार्टी कर रही है क्या आपकी बात? क्या कांग्रेस कर रही है? क्या टीएमसी कर रही है? क्या बीजेपी कर रही है? कोई नहीं कर रही है, और लगातार वोट मिल रहा है, इसका मतलब लोग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं। 92-92% के लगभग अगर वोट कर रहे हैं तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर नोटा में 3 से 5% निकल आया तो मैं बता रहा हूँ कमाल कर दोगे आप लोग। 3 या 5% वोट ही तय करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और जो भी आप, क्या पता बहुत सारे कैंडिडेट्स को बीजेपी के को हरा दो नोटा में वोट देके, और क्या पता आप बहुत सारे टीएमसी को हरा दो, लेकिन जीतोगे आप, क्योंकि आप लास्ट में कहा जाएगा यार ये 3-4% जो वोट नोटा को गया था ये क्यों गया, ये हमें मिल जाता तो हमारा काम बन जाता। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप लामबंद हो जाओ, आप गोलबंद हो जाओ, आप वोट करना सीखो, आप वोट बैंक की तरह बिहेव करना सीखो, क्योंकि इस लोकतंत्र में वोट बैंक की बड़ी अहमियत है। और मैं आपको बार बार ये समझाता हूं कि ज़्यादा ट्रेडिशनल वोटर उठा पटक नहीं करता, सरकारें ना गिराता ना बढ़ाता, फ्लोटिंग वोटर करता है काम। 1% वोट 2% वोट जो इधर से उधर होता है ना, वही कमाल करता है। 1% वोट पक्ष का कट जाए, विपक्ष में पड़ जाए तो विपक्ष जीत जाएगा, विपक्ष का 1% वोट कम हो जाए और पक्ष में पड़ जाए तो पक्ष जीत जाएगा। इधर 1% कम होता है तो उधर 2% बढ़ता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक का नुकसान करोगे आप एक पार्टी का तो दूसरे का फायदा करोगे, दूसरे का नुकसान करोगे तो दूसरे का फायदा। हर हाल में दोनों स्थितियों में आप हारोगे, दोनों स्थितियों में हारोगे, क्योंकि आपका मुद्दा तो उठा नहीं। चाहे टीएमसी आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, आपका मुद्दा कहाँ उठाया? कौन से बड़े मंच पे राहुल गांधी ने, जो टॉप के लीडर हैं विपक्ष के, उन्होंने कह दिया कि भाई पेंशनर का मुद्दा हम उठाएंगे। मोहब्बत की दुकान तो बहुत खोली उन्होंने, पेंशनर की कभी मोहब्बत की दुकान खोली। नरेंद्र मोदी ने मिल तो लिया, लेकिन क्या सहानुभूति दिखा दी? निर्मला सीतारमण ने क्या पेंशन बढ़ा दी? नहीं बढ़ाई। नई योजना लागू कर देते कि हम महिलाओं को 3,000 दे देंगे, अच्छी बात है दे दोगे। और जो मांग रहा है बुजुर्ग महिलाएं, क्या पेंशनर में बुजुर्ग महिलाएं नहीं है? जो हक की मांग रहा है उसको नहीं दे रहे हो, जो मांग नहीं रहा उसको बांटे जा रहे हो, लुटाए जा रहे हो। पता नहीं कहां से पोटली भर भर के तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, फिर कह रहे हो हम गरीब हैं। नई नई योजना ले आते हो, लोगों को पैसा बांटते हो जैसे चाहे, लेकिन जिसका पैसा है उसको नहीं देते हो। और फिर तुमने ठेका क्यों लिया भाई साहब?
भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने क्यों ठेका लिया ईपीएफओ बना के। कहते ईपीएफओ ने ठेका ले लिया, ईपीएफओ ठेकेदार बन गया। एक ऐसा कानून बना दिया जिसके जरिए ईपीएफओ में जो पेंशन फंड का पैसा आएगा, जो भी वो एम्प्लॉयर देगा, उसका थोड़ा सा पैसा तो पीएफ में जाता है, 8.33% तो उसमें चला जाता है पेंशन फंड में। यानी जो भी एम्प्लॉयर से पैसा ले रहे हैं, उद्योगपति जो भी पैसा मजदूर के वेलफेयर के लिए दे रहा है, कामगार के लिए वेलफेयर के लिए दे रहा है, उसका तो लगभग 70-80% तो 8.33% तो आपने पेंशन फंड में डाल दिया। और पेंशन फंड में डाल के उस पैसे का डेप्रिसिएशन करके वो पैसा हो गया जीरो साला ना, नील बटा सन्नाटा। उस पैसे की वैल्यू क्या है? 500-700 रुपए की पेंशन दिखाकर आप क्या 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 साबित करना चाहते हो? क्या सोशल सिक्योरिटी दे रहे हो? मजाक कर रहे हो आप लोग। कोयला कोल पेंशनर्स आए थे यहाँ पे, उनको कितनी पेंशन थी? 200-250, उनको 1000 कर दिया आपने। 1000 करके अभी क्या उनका आंदोलन बंद हो गया? कोल मजदूर का, उनके साथ भी मजाक है। सबके साथ मजाक कर रहे हैं। एक आदमी की जो सरकारी कर्मचारी है उसकी भी पेंशन खत्म कर दी, ओपीएस से जाके एनपीएस पे ले आए, और वो भी अपनी डिमांड कर रहा है। लेकिन देखो, वही आदमी वही रैंक से रिटायर होगा, उसी लेवल से रिटायर होगा, मैनेजर है, तो उसकी पेंशन सरकारी में अब भी ठीक है, जो भी मिलेगी उसे, चाहे एनपीएस में मिले, चाहे ये नई स्कीम आई है उसमें मिल जाए, लेकिन फिर भी उसे ठीक मिलेगी। ठीक करने का मतलब है कि कम से कम उसको 1500 रुपए की तरह मजाक तो नहीं हो रहा। लेकिन ये जो पीएफ वाला स्कीम है, जो ईपीएस 95 की स्कीम है, इसमें क्या मिल रही है? मिनिमम 1000। आप में से कोई अगर जानता है तो मुझे बताएं कि गरीबी रेखा क्या है भारत में? 1000 के आसपास ही होगी। तो जो मैनेजर से रिटायर हो रहा था, जो अच्छी खासी जिसने जिंदगी जी, अच्छी इंडस्ट्री में काम किया, प्राइवेट इंडस्ट्री में काम किया, पब्लिक सेक्टर में काम किया, वो रिटायर हुआ तो वो गरीबी रेखा से नीचे हो गया। सडनली वो नौकरी कर रहा था तब उसको 10, 20, 50 हजार रुपया मिल रहा होगा, और जब वो रिटायर होता है तो गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच जाता है उसका जीवन, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद वो जिस तरह काम कर रहा था, कोई किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा, उस इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे काम कर रहा होगा भाई। अब वो जब रिटायर हो गया तो वो उसने उसी काम में उसकी एक्सपर्टाइज होगी, तो वो दूसरा काम करने के लिए तो उसे सीखना पड़ेगा। और 60 साल की उम्र में क्या सीखेगा? 60 साल की उम्र में तो पूरी जिंदगी का जो सीखने का समय और जो काम करने का समय तो उस इंडस्ट्री को दे दिया, और उस इंडस्ट्री ने भी पैसा दिया उसके बदले में। लेकिन उसका पैसा जो पेंशन फंड में डाला गया, उस पेंशन फंड ने क्या आउटपुट दिया? ब्याज निकालो इसकी, जितना पैसा है उसकी ब्याज निकालो। एक साधारण ब्याज में, जैसे पीएफ में जब जमा होता है पैसा तो इकट्ठा को 2, 4, 5, 10 लाख तो मिलता है। पेंशन में क्या मिल रहा है? और पेंशन फंड में बहुत सारे जो अनक्लेम्ड अकाउंट होते हैं उनका पैसा कहाँ गया? कोई कमी नहीं है पैसे की। ये तो कागजों की बाजीगरी है। जो सीए तो क्या ही बोलूँ मैं उनको, जो इनके अकाउंटिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि प्रॉफिट दिखाना है कि लॉस दिखाना है। दिखा देंगे वो लॉस कि भैया ईपीएफओ तो लॉस में चल रहा है, लॉस में चल रहा है तो इसको चुल्ल क्या है ईपीएफओ को जो तुम्हारा पैसा ले रहा है, लॉस में चल रहा है, बंद करो ईपीएफओ को, खत्म करो। ये ठेकेदार क्यों बन रहा है सोशल सिक्योरिटी का? लोगों को भ्रम तो नहीं रहेगा कि बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी, मजाक तो नहीं होगा। वो कहीं जाके अपनी सोशल सिक्योरिटी ढूंढ लेंगे, किसी बैंक में इन्वेस्ट कर देंगे, कहीं सोना खरीद लेंगे, कहीं जमीन खरीद लेंगे, अपने बुढ़ापे की लाठी बना लेंगे। ये पेंशन के नाम पर 8% से ज्यादा पैसे को गबन कर लेना है, मुझे तो ऐसा लगता है। और ऐसा मुझे लगता नहीं है, ऐसा हो रहा है। और फिर कहेंगे तुम्हारा तो बड़ा कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। अरे जब वो कंट्रीब्यूशन था तो बहुत सही था। वो आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले 1 रुपए की वैल्यू क्या थी और सोना क्या था? लगा लो। आज तुम कह रहे हो कि उस हिसाब से पैसा देख रहे हो, कह रहे हम तो ब्याज नहीं देते इस पे। अरे भाई, उस समय जिस पैसे से जितना खरीदा जा सकता था ना, उतना ही पैसे की वैल्यू आज है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? बहुत दुखद बात है। और मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो नेता खड़े हो जाते हैं बार बार आपको टाइम लेते रहते हैं, इस टाइम लेने के चक्कर में बहुत सारे लोग चले गए और दुखी होकर चले गए। कुछ लोग तो मजबूत होंगे, मैं ये नहीं कहता ईपीएस 95 के सारे पेंशनर्स पेंशन पर ही जिंदा हैं, ऐसा है भी नहीं, आपको भी पता है। बहुत सारे लोगों ने को पता था, जो समझदार थे उन्होंने अपना तरीका कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोग की तनख्वाह इतनी कम थी कि उन्हें लगा कि पेंशन मिलेगी या उन्होंने उसके सारे उनका जीवन होगा, या जीवन में कुछ ऐसी घटना हो जाती है, नुकसान हो जाता है, बच्चे अलग हो जाते हैं, तो वो सडनली पेंशन पे आ जाते हैं। तो लकड़ी बुढ़ापे की लाठी है पेंशन भाई।
इसीलिए तो सोशल सिक्योरिटी दी गई है कि जब सब साथ छोड़ देंगे तो कम से कम पेंशन तो होगी। और पेंशन के नाम पे क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। पेंशन के नाम पे क्या मिला? ठेंगा। पेंशन के नाम के क्या मिला? कोरी बकवास। तो ये बकवासबाजी बंद होनी चाहिए। और ईपीएफओ का दायरा बढ़ाती जा रही है सरकार की, ईपीएफओ में और लोग जुड़ेंगे और लोग जुड़ेंगे। ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी देता है। किसको सोशल सिक्योरिटी दी है ईपीएफओ ने? ईपीएफओ से अच्छे तो बैंक हैं जो तुम्हारा पैसा ले लेते हैं तो कम से कम ब्याज तो देते हैं। अरे सेविंग अकाउंट अच्छा होगा इससे तो। बहुत ही कष्ट की बात है, बहुत ही दुख की बात है। और कोई खबर नहीं आ रही है इधर उधर से, कहीं से कोई पेंशन की खबर नहीं आ रही। जो फैला रहे हैं सब भ्रम फैला रहे हैं। कहीं कोई सरकार सोच भी नहीं रही है इस पे। बस ये है कि कोई बात ना करे, इस पे बात ना उठाए, चुप पड़े रहो। एक आध लोग, हम जैसे लोग पागल हैं जो सच बोल देते हैं आपके सामने, बाकी तो झूठ चलता रहता है। और आप लोगों को एक तरह का एडिक्शन डाल दिया वीडियो का कि देखनी है वो वीडियो कि बढ़ गई पेंशन, मिल गई पेंशन फटाफट, और देखते रहते हो, आप देखते रहते हो। बीमार कर दिया इन्होंने आपको। मुझे लगता है कि आपको अपनी वोट की ताकत पहचाननी होगी। आपको पश्चिम बंगाल में वोट की ताकत दिखा दो भाइयों, एक बार दिखा दो। मैं आपसे फिर से अपील करता हूं कि अपने वोट की ताकत दिखाओ और अपनी नाराज़गी दिखाओ और अपने मुद्दे को दिखाओ। अगर आप अपने वोट की ताकत दिखा पाए, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि उन्होंने आगे लोगों को बोला है कि ऐसा करिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम नोटा को वोट देंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नेगेटिविटी है नोटा। नेगेटिविटी नहीं है भाई, आप लोग वोट दे रहे हो, जा रहे हो वोट देने, लेकिन आप अपने मुद्दे पे वोट देना चाहते हो। आपका मुद्दा कोई नहीं उठा रहा, इसलिए आपने नोटा को मुद्दा बना लिया है। ये सीधी सी बात है। वोट तो आप दे के ही जा रहे हो, वोट दिया हो आपको, कहीं किसी को भी दिया हो, लेकिन अगर नोटा को दिया होगा तो कम से कम आपका जो विरोध है, आपका जो मुद्दा है वो रजिस्टर्ड तो हो जाएगा। और अगर नोटा को 1% से कम वोट मिलते हैं चुनाव के अंदर, तब समझ लेना कि भाई 1% तो नोटा, 1% से कम तो नोटा का स्कोर रहता ही है। लेकिन 2 या 3% पहुंच गया नोटा का स्कोर और वोटर बड़ा है, इसका मतलब हम वोट देने के लिए तैयार हैं, हम वोट देने के लिए सकारात्मक है। लेकिन ये सारी पार्टियों को हम रिजेक्ट करते हैं, इसलिए हम नोटा को वोट दे रहे हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास दिखा रहे हैं, लेकिन हम पार्टी तंत्र में इन पार्टियों के खिलाफ अविश्वास दिखा रहे हैं, इसलिए हम सब नोटा को वोट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आप करो, अपने परिवार को कराओ, अपने पड़ोसी को कराओ, और जो भी नौकरी कर रहा हो प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में उसको बताओ, जो ईपीएस पेंशनर से जुड़ा हुआ है, 7 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं पूरे देश में, उसको बताओ कि भाई तेरे भविष्य के लिए तू नोटा को वोट करके जा। अपनी मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। ये नेता तो बड़ी बड़ी फिल्मों में, बड़ी बड़ी टीवी पे ऐड दे देते हैं, न्यूज़ चैनल पे ऐड दे देते हैं, अखबार में ऐड दे देते हैं, लेकिन आपको अपना काम खुद करना होगा। आपको अपनी विचार खुद पहुंचाना होगा। आपको उन लोगों को पहुंचाना होगा जो, अगर आपके घर में कोई नौकरी कर रहा है या आप पेंशनर हो, तो आपको भी दिल बड़ा करना पड़ेगा। आप सोचते हो पेंशन की लड़ाई लड़ लूँ, मैं तो अपनी लड़ूँ, दूसरे की क्यों सुनूं? तो फिर आप भी सेल्फिश हो और वो लोग भी सेल्फिश है जो पेंशनर के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। आगे उनका भी कटेगा। तो जो 7 करोड़ लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हो, आप मजदूर हो, आपका पीएफ कट रहा है और आप ईपीएस 95 या ईपीएस 2026, ईपीएस 95 तो मरी गई योजना। ईपीएस 2026 जो योजना अब नई तरह से लॉन्च कर दी है, जिसमें कुछ नहीं है, वही पुरानी स्कीम है, और जो हायर पेंशन की थी उसको भी निपटने की तैयारी कर ली इन्होंने। तो आप तो तैयार हो जाओ। आप 7 करोड़ लोग हो, 8 करोड़ लोग, आप चाहो एकजुट हो जाओ। और चक्कर ये क्या पता मेरी आवाज़ सब तक पहुंच भी नहीं पा रही हो, लोग, कुछ लोगों को पता ही नहीं हो तो मनोज क्या कर रहा है। तो कम से कम मेरी आवाज़ अगर 1 लाख लोगों तक पहुंच रही है, तो 1 लाख लोग अगर 10-10 लोगों को भी पहुंचाएंगे तो 10 लाख लोगों तक पहुंच सकती है, और 100-100 लोगों तक पहुंचा देंगे तो 1 करोड़ लोगों तक पहुँच सकती है। और 1 करोड़ लोग बहुत होते हैं साहब। 1 करोड़ लोग इस देश के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ परिवार हो गए। 6 करोड़, मतलब मैं पेंशन की बात कर रहा हूँ। 7 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग तक भी बात पहुंच जाए ना, ये मैसेज पहुंच जाए, तो एक बटन ही तो दबाना है, एक छोटा सा काम करना। ना आपको किसी कोई रेल रोकनी है, ना आपको जंतर मंतर पे आगे धरना प्रदर्शन करना है, ना आपको भूख हड़ताल करनी है। अरे दर्द तो 1 करोड़ लोगों को है ना, लगभग 80 लाख लोगों को है। तो दर्द के लिए अगर उनके पैर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, दाढ़ में दर्द होता है, तो जाते हैं ना डॉक्टर के पास दवाई लेने। तो मैं कह रहा हूँ वो ईवीएम पे जाएं और बटन दबा दें। यही दवाई है आपकी पेंशन की। पेंशन की मर्ज का इलाज मिल गया है, बस आप सबको वो दवाई, नोटा की दवाई दबानी है, लेके आनी है नोटा की दवाई। लेकिन आप में से कुछ लाएंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि ये समूह में ही काम हो सकता है। सब करेंगे तभी होगा। 100, 500, 50 कर देंगे तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। सबको चाहिए तो सबको करना पड़ेगा।
कोई तुम किसी के कंधे पे चढ़ के नहीं जाओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। मैं बस यही बता रहा हूँ आपको। पेंशनर हो, अपनी लड़ाई लड़ो और इस तरीके से लड़ो कि आपका भी उसमें, एक छोटी गिलहरी ने भी अपना राम सेतु बनाने के अंदर अपना डाला था, अपना कंट्रीब्यूशन डाला था। तो आपका कंट्रीब्यूशन यही है कि आप जाके वोट करके आओ। वेस्ट बंगाल में अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं, तो 10 लाख लोग अपने परिवारों के साथ वोट डाल के आए नोटा को, तब तो है जीत तुम्हारी। तब तो पता लगेगा कि तुम्हें अपना बुढ़ापा सिक्योर करना है। और अगर 10-5 लाख पेंशनर है तो वो 10-5 लाख पेंशनर अपने परिवार को वोट डलवाएं। लेकिन अब पेंशनर में से ही एकजुटता नहीं है, वो ही कुछ नहीं करना चाहते और वो लगातार वीडियो देख रहे हैं कि बढ़ गई पेंशन, बढ़ गई पेंशन। तो भाई कुछ करने से ही कुछ होता है और बिगर करे कुछ नहीं होता है, और करना भी आप ही के हाथ में है, आप सबके हाथ में। तो फिर से आपसे अपील है मेरी कि आप जाकर अपना राजनीतिक विरोध दिखाओ, सारी पार्टियों को समझ में आए और अपनी शक्ति दिखाओ, और शक्ति दिखाकर ज़बरदस्त तरीके से नोटा को वोट करो। वेस्ट बंगाल के चुनाव में शायद अगर आप ये कर पाए, और मैं देखूंगा, रिजल्ट भी बताऊंगा मैं, जब 4 मई को रिजल्ट आएगा तो मैं बताऊंगा कि नोटा को कितने वोट मिले। और अगर आप डेफिनेटली देख लेना, अगर आपने 4-5% तक पहुंचा दिया ना, ये छोटे इलेक्शन में तो पहुंचा दिया था, नासिक वगैरह के इलेक्शन में 12%, लेकिन इस बड़े इलेक्शन में पहुंचा दिए, तो मैं आपको कहता हूं अगर आपने 5% क्रॉस किया तो आपकी भी जो पेंशन है वो क्रॉस कर जाएगी 7,500 को। क्योंकि बंदे में होगा दम तभी होगा वंदे मातरम, अगर बंदे में दम नहीं होगा तो वंदे मातरम नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि खुद लड़ोगे तो लड़ेगा, कोई मसीहा आपको आके नहीं बचाएगा। इसी संदेश के साथ मैं मनोज राजी, देखते